हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन का विकास। तो इसको हम देखने जा रहे हैं। मुगलों का जो शासन करने का एक तरीका था या व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और उस व्यवस्था के अंतर्गत भी हम आज उनका केंद्रीय प्रशासन जो था उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको वर्तमान में अगर मिला के देखें, जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, उसी में हमारे कई अन्य मंत्रीगण भी होते हैं, जैसे कि उसमें गृह मंत्री होता है, इसके अलावा हमारा रक्षा मंत्री होता है। तो उसी प्रकार से इस मुगलों का भी कुछ शासन करने का एक व्यवस्था थी उनकी। तो उस व्यवस्था के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उस व्यवस्था का कैसे विकास हुआ। तो उसी व्यवस्था को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पर बनाया हुआ है। इस प्रश्न के माध्यम से ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा पहला प्रश्न जो है वो है मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन का विकास क्रम बताइए। तो मुगल कालीन जो केंद्रीय प्रशासन है, इसका विकास क्रम पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न में। तो इस प्रश्न से हम पूरे इस जो केंद्रीय प्रशासन को है उसको समझेंगे यहाँ पे। और इसका जवाब जो है, सही जवाब जो है, इसमें वैसे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जो इसका सही ऑप्शन है वो है नंबर 1, जो क वाला आंसर इसका एकदम ठीक आंसर है। जैसे कि क वाले में देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर वकील और वजीर। तो जैसे कि हमारा सम्राट होता था मुग़ल उसमें राज व्यवस्था में। तो उसमें सबसे उच्च पद जो होता था वो सम्राट का होता था। सम्राट के बाद से फिर होता था वकील या वजीर, यानी सम्राट के नीचे कौन होता था, वकील या वजीर होता था। इसके बाद से हमारा दीवान कुल होता था, और दीवानी कुल के बाद से मीर बख्शी होता था केंद्र में। इसके अलावा फिर मीर समा को देखने को मिलता है हमको। मीर समा के बाद से हमको सदरूस सदूर देखने को मिलता है। तो ये जो पद थे या अधिकारी थे उसमें, तो इन अधिकारियों के अंतर्गत आज हम जो यहाँ पे बात करेंगे उसके इन चारों में से हम एक को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला हम वकील या वजीर को आज यहाँ पे देखेंगे। तो इन चारों में से भी हम केवल एकमात्र जो पहला है हमारा वकील या वजीर, यानी सम्राट के नीचे जो व्यक्ति होता था या अधिकारी होता था, उस अधिकारी के अंतर्गत हम आज वकील या वजीर को पढ़ेंगे। दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही पद है। वकील को ही वजीर कहा जाता है, वजीर को ही वकील कहा जाता है। अब जैसे कि इसके नाम से ही वकील शब्द इसमें आ रहा है, तो उससे हमको पता लग रहा है कि इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि मुग़ल जो व्यवस्था थी, इन लोगों ने किस प्रकार से अपने सिस्टम को चलाया और किस प्रकार से क्या नाम बोलते हैं ये अस्तित्व में आया। तो जैसे कि यहाँ पर वकील और वजीर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वकील और वजीर की बात करते हैं। तो यहाँ पर वकील और वजीर पद जो ये अधिकारी है। तो ये कैसे अस्तित्व में आया, इसकी बात करें तो ये अस्तित्व में जो आता है, तो सबसे पहले जो अब्बासी खलीफा के समय से अस्तित्व में इस पद को माना जाता है। यानी अब्बासी खलीफा कौन थे, ये जो इस्लाम धर्म को में सबसे पहले जो पैगंबर साहब हुए, उनके आगे उनके शिष्य हुए। तो शिष्यों के बाद से जब उनका शासन आगे को इस्लाम धर्म का विस्तार होने लगा, तो उसमें हम देखते हैं कि तुर्क में हम क्या देखते हैं, अब्बासी खलीफाओं की वो देखते हैं, शासन देखते हैं। वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। जो वहाँ पे उन अब्बासी खलीफाओं के ने ही इस पद का सृजन किया था। जो वजीर या वकील था, इस पद का सृजन अब्बासी खलीफाओं के द्वारा ही किया गया था। तो ये भारत में भी पहुंचता है। तो भारत में जैसे कि हम देखते हैं कि 1200 से लेके 1526 में क्या चल रही थी, दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा होता है यहाँ पे। और 1200 से लेके 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत होती है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें हम गुलाम वंश देखते हैं। एक तो इसमें गुलाम वंश देखते हैं। गुलाम वंश के बाद से हम देखते हैं खिलजी वंश देखते हैं। खिलजी के बाद से हम इसमें देखते हैं तुगलक देखते हैं। तुगलक के बाद से हम यहाँ पे आगे सैयद वंश को पढ़ते हैं। सैयद के बाद से हम लोधी वंश पढ़ते हैं। तो सैयद के बाद कौन पढ़ते हैं, लोधी वंश पढ़ते हैं। इन 5 वंशों को हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 1200 से लेके 1526। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमने कहा कि दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत में क्या था। अब दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें हम देखते हैं 5 मुख्य क्या देखते हैं, वंश देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम गुलाम वंश हो गया, इसके अलावा गुलाम वंश हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं खिलजी। खिलजी के बाद से हम देखते हैं किसको, तुगलक वंश। तुगलक के बाद से हम देखते हैं सैयद, और सैयद के बाद से हम देखते हैं लोधी वंश। अब जो ये लोधी वंश है, ये अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश इसलिए माना जाता है, ये जो लोधी थे, लोधी वंश जो चल रहा था, ये
क्या होता है कि 1526 में एक फेमस लड़ाई है। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, प्रथम युद्ध होता है। अब ये जो पानीपत का युद्ध होता है ये होता है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। हम सभी ने इसका नाम सुना है, इन दोनों का नाम सुना है। तो ये पानीपत की लड़ाई जो 1526 में होती है, इसमें इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में ये लड़ाई होती है। और ये लड़ाई में हम देखते हैं कि जो लोदी होता है, इब्राहिम लोदी, ये युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। इसके बाद से ही क्या होता है, यहाँ पर बाबर मुगल वंश का स्थापना करता है 1526 में। तो 1526 में जब बाबर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है, और इस स्थापना के बाद से ही हम मुगलों का क्या देखते हैं, यहाँ पर भारत में प्रशासन देखते हैं। यानी 1526 से हम मुगल काल को पढ़ते हैं। तो मुगल काल में जब बाबर आता है, तो इस बाबर के समय में क्या स्थिति थी, इस जो हमारा वजीर या वकील होता था, और इस सल्तनत काल में वजीर या वकील की क्या स्थिति थी, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत थी तो उस टाइम पे वजीर या वकील की क्या स्थिति थी, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे, तो सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की। अब दिल्ली सल्तनत में जो वकील और वजीर हुआ करता था, उसका क्या था, दिल्ली सल्तनत में नागरिक और सैनिक शक्तियाँ क्या थी, इसके पास हुआ करती थी। आप दिल्ली सल्तनत में जैसे कि अभी बात करी हमने यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे 5 वंशों को हम पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था, इन 5 जो वंशों में हम क्या देखते हैं, जो वकील या वजीर का पद था, उसके पास क्या थे, नागरिक और सैनिक अधिकार थे। यानी नागरिक अधिकार भी इसके पास थे, वकील या वजीर के पास, और सैनिक शक्तियाँ भी इसके पास में थी। तो दिल्ली सल्तनत में एक बलबन नाम का एक व्यक्ति आता है, या इसको सुल्तान आता है। तो ये क्या करता है, जो बलबन होता है, तो बलबन क्या कर देता है, इस जो वकील के कुछ अधिकारों को क्या कर लेता है, यहाँ पे कम कर देता है। अब कम ये क्या करता है, तो कम किन अधिकारों को कर देता है, जैसे बलबन ने इन शक्तियों को कम कर दिया। तो जैसे कि बलबन ने क्या कर दिया, दीवाने अर्ज एक विभाग, यहाँ पे एक नया विभाग की स्थापना कर देता है, और यहाँ पे इसको सैन्य अधिकार दे देता है। यानी कि जैसे कि पहले सल्तनत काल में इसके पास नागरिक अधिकार भी हम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बलबन क्या कर देता है, नागरिक और सैनिक अधिकारों में से इसमें से सैनिक अधिकारों को छीनकर दीवाने अर्ज एक विभाग, अलग से एक अधिकारी को इन सैनिक अधिकारों को सौंप देता है सल्तनत काल में। यानी सल्तनत काल के अंतर्गत हम जब बलबन को देखते हैं, तो बलबन क्या कर रहा है, इस जो वजीर का पद है, या प्रधानमंत्री कह लें इसको हम, तो इसके अधिकारों को थोड़ा कम कर देता है, और इन अधिकारों में से भी सैनिक अधिकार इससे छीन लेता है, और एक नए विभाग यानी दीवाने अर्ज को सैन्य अधिकार क्या कर देता है, दे देता है। तो ये हमारे सल्तनत काल में हम देखते हैं जो वजीर की स्थिति थी, तो ये इस प्रकार से वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। इसके बाद से हम मुग़लों की बात करें, तो मुग़लों की शुरुआत होती है हमारी 1526 से लेके 1526 में हम जब पानीपत की प्रथम लड़ाई देखते हैं, तो उसके बाद से ही यहाँ पे क्या होता है, मुग़लों का शासन और प्रशासन की शुरुआत होती है। और मुग़लों के शासन प्रशासन का जो आरंभिक काल में वजीर की स्थिति थी, वो क्या होती है, पुनः स्थापित होती है। क्योंकि जो सल्तनत काल में हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक बलबन नाम का सुल्तान होता है, और बलबन नाम का जो सुल्तान था, उसने क्या कर दिया, वजीर के कुछ यहाँ पे जो अधिकार थे उसको कम कर दिया, जैसे कि सैनिक अधिकार उसके कम कर दिए उसमें से। तो जब हम बाबर को देखते हैं, या मुग़ल काल को देखते हैं, तो मुग़ल काल में क्या होती है, वजीर की पुनः स्थापना होती है। अब पुनः स्थापित किया गया इस पद को। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबर को हम देखते हैं। बाबर आता है 1526 में। 1526 में जब बाबर आता है, तो उसका वजीर का नाम क्या था, निज़ामुद्दीन मोहम्मद खलीफ़ा। तो निज़ामुद्दीन मोहम्मद खलीफ़ा ये बाबर का क्या था, वजीर था या वकील था। तो ये पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखते हैं बाबर भी जब भारत में आता है, तो यहाँ पर 1526 के बाद वो कई लड़ाई लड़ता है। 1526, फिर 27, फिर 28, फिर ऐसे ही उसने कई लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ती है। तो व्यस्त रहता है, तो इतना अपना प्रशासन को क्या नहीं कर पाता है, व्यवस्थित रूप से उसको उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो इसके बाद से हम देखते हैं, अगर जो निज़ामुद्दीन मोहम्मद खलीफ़ा, ये बाबर का क्या था,
वजीर था, तो इसके पास क्या कौन सी शक्तियाँ इसको दी थी बाबर ने। तो सबसे पहले इसके पास तो नागरिक अधिकार थे, इसके अलावा इसके पास सैनिक शक्तियाँ थी। यानी ये नागरिक और सैनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। जैसे कि यहाँ पर हम सल्तनत काल में देख रहे हैं, बलबन ने कुछ इसमें से सैनिक शक्तियों को कम कर दिया था, लेकिन बाबर ने क्या कर दिया, इस वजीर को अपना दोनों ही शक्तियाँ यहाँ पर प्रदान कर दी। जैसे कि इसमें नागरिक और सैनिक दोनों ही शक्तियाँ हमको देखने को मिलती है। तो बाबर का बेटा जो था हुमायूं, फिर हुमायूं यहाँ पे बाबर की मृत्यु के बाद से क्या होता है, हुमायूं उसके शासन को आगे चलाता है। और हुमायूं का जो शासन में हम वजीर था, उसका वजीर था हुमायूं का, ये था वजीर हिंदू बेग। तो हमारे जो हुमायूं यहाँ पे जब बाबर के बाद से शासन को आगे चलाता है, तो उसका जो वजीर था उसका नाम था हिंदू बेग। तो यहाँ पर से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे बाबर का जो वजीर था उसका नाम पूछा जा सकता है, इसके अलावा यहाँ पे हुमायूं के वजीर का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हुमायूं का वजीर था उसका नाम था वजीर हिंदू बेग, और बाबर के उसका नाम क्या था, वजीर का नाम निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा। तो आगे हम अगर हुमायूं की बात करें, तो हुमायूं ने भी इस वजीर को काफ़ी क्या दे रखे थे, अधिकार दिए हुए थे। आगे हम हुमायूं के भी अगर बात करें, तो हुमायूं भी प्रशासन में इतना जब वो अपने शासनकाल में रहता है, तो वो भी लड़ाइयों में ही व्यस्त रहता है, लड़ाइयों में ही व्यस्त रहता है, इधर से उधर भटकता रहता है। तो देखते हैं फिर अफ़गानों के साथ हुमायूं की क्या हो जाती है, झड़प होती है। और इन अफ़गानों के चक्कर में हुमायूं क्या हो जाता है, काफ़ी परेशान रहता है। और परेशान होने के कारण यहाँ पे 1540 में हम देखते हैं कि बिलग्राम, या इसको हम कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। यानी 1540 में एक लड़ाई हम यहाँ पर देखते हैं 1540 में। तो इसको बोलते हैं कन्नौज, कन्नौज या बिलग्राम। तो ये लड़ाई हम देखते हैं। हुमायूं भी अपने जीवन काल में लड़ाइयों में ही व्यस्त रहा, और वो भी अपने प्रशासन को इतना ध्यान नहीं दे पाया। तो यहाँ पे हम बिलग्राम के युद्ध में क्या देखते हैं, और ये होता है हुमायूं वर्सेस अफ़गान। तो अफ़गान कौन थे अगर हम बात करें, तो ये अफ़गान, जैसे कि इसमें शेरशाह सूरी को हम पढ़ते हैं। तो जब हुमायूं और ये अफ़गानों के बीच में लड़ाई होती है 1540 में, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, इसमें क्या हो जाता है, हुमायूं की हार हो जाती है। हुमायूं को भारत से भागकर जाना पड़ता है। तो इस यहाँ पर कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, अफ़गानी शासन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इन अफ़गानों में हम शेरशाह सूरी को पढ़ते हैं, और शेरशाह सूरी काफ़ी वीर एक था, अफ़गानी था। तो 1540 से लेके इसका टाइम पीरियड हम 1545 तक देखते हैं इसको। इसके आगे इसके कई आगे इसके जो शासक आते हैं वो अयोग्य शासक होते हैं। ये लगभग 1554-55 तक इसको हम पढ़ते हैं अफ़गानी शासन को। उसके बाद से दोबारा फिर हम हुमायूं को देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर अफ़गानों के टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं, आपकी जो वजीर था इसकी स्थिति कैसी थी, इसको थोड़ा हम यहाँ पे बात करते हैं उसके बारे में। अब जब हम शेरशाह सूरी की बात करें या अफ़गानों के समय की बात करें, तो वजीर की स्थिति कैसी थी। तो वजीर की स्थिति क्या हो जाती है अफ़गानों के समय में, तो जैसे कि शेरशाह सूरी के समय ये क्या हो जाता है, ये पद महत्वहीन हो जाता है। यानी शेरशाह सूरी इस पद को उतना महत्व नहीं देता है। तो ये पद यहाँ पे शेरशाह सूरी के टाइम पे क्या हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। और शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड क्या था, 1540 से लेके 1545 तक ये रहता है। इसके बाद से इसके अन्य शासक भी आते हैं, वो इतने कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारा शेरशाह सूरी हो जाता है। तो इसके टाइम पे ही अफ़गानों के टाइम पे क्या हो जाता है, ये पद उतना मतलब इसकी कोई ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं होती है, तो ये महत्वहीन हो जाता है ये पद। तो बाद बाद में हम देखते हैं कि 1555 में दोबारा हम हुमायूं को दोबारा वापस वो दिल्ली के गद्दी पे बैठता है, और दिल्ली के गद्दी के बैठने के बाद लगभग 1 साल वो जिंदा रहता है। उसके बाद से वो दीन पनाह नाम के एक लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ से गिरने के बाद, उसकी सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद से हम देखते हैं फिर अकबर, उसका लड़का जो मात्र 13 साल का था। तो 10 फरवरी 1556 को क्या हो जाता है, अकबर का राज्याभिषेक होता है। यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद से क्या होता है, अकबर का क्या देखते हैं हम, शासनकाल पढ़ते हैं। तो अकबर के शासनकाल में हम जो वजीर है या वकील है, इस पद की क्या गरिमा रही, इसको हम थोड़ा यहाँ पे उसके बारे में आप बात करते हैं। तो अकबर का जो शासनकाल होता है वो 1556 से लेके 1560 तक का जो पहला ये 4 साल का पीरियड देखते हैं, इसमें हम इसको बोलते हैं अकबर का संरक्षण काल। तो अकबर छोटा था, 13 साल का, मात्र 13 साल का था, तो तब इसका राज्याभिषेक हो जाता है। तो राज्याभिषेक के समय ये छोटा होने के कारण जो
यहाँ पे एक बैरम खां नाम का एक व्यक्ति था इसके संरक्षण में। तो ये संरक्षक था अकबर का, बैरम खां। तो इसके पास क्या थे, वकील या वजीर, ये पद बैरम खां के पास था, और बैरम खां ही इस पद का प्रधान व्यक्ति था, अकबर का प्रधानमंत्री था एक प्रकार से। तो उसके अलावा अकबर का क्या था, संरक्षण करता भी था। तो इसके समय पे ये पद क्या हो जाता है, चरमोकर्ष पे पहुंच जाता है। यानी इस पद की जो असीम अधिकार, एक प्रकार से देखा जाए तो जो बैरम खां था उसने इस पद का असीम अधिकारों से, मतलब उसके हाथ में आ गए बैरम खां के, क्योंकि अकबर छोटा था तो संरक्षक था अकबर का। तो सारे अधिकार इस बैरम खां नाम के वजीर के पास होते हैं इस संरक्षण काल में, 1556 से लेके 1560 के बीच में। अब इस 56 से 60 का टाइम देखते हैं, 4 सालों में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो बैरम खां के हाथ में जब ये पद आता है और वो संरक्षण करता होता है, और इसका टाइम पीरियड हम 4 साल देखते हैं, 1556 से लेके 60 तक का ये टाइम पीरियड होता है। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है, ये पद काफ़ी क्या हो जाता है, इसके अधिकार मिल जाते हैं, क्योंकि अकबर का छोटा होना बैरम खां के लिए काफ़ी एक अच्छी बात हो जाती है, और वो इस पद का प्रयोग करता है, सारे अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। तो बैरम खां ने इस पद पर रहकर क्या करे, असीम अधिकार प्राप्त किए। तो इसी को देखते हुए जब अकबर इसको देखते हुए इस पद का दुरुपयोग होते हुए देखता है बैरम खां के हाथों से, तो 1564 से 65 में क्या करता है, एक फरमान जारी कर कर एक नए पद का क्या कर देता है, सर्जन कर देता है। यानी दीवाने कुल नाम से एक पद का सर्जन करता है, यानी ये वित्त मंत्री होता है। इस पद का जब सर्जन हम देखते हैं तो ये पद का जब सर्जन होता है, तो यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि इस दीवाने कुल नाम से जब अकबर इस पद का सर्जन करता है, और ये वित्त मंत्री होता है क्या, मुगल काल में दीवाने कुल। और ये 1564 से 65 में अकबर एक फरमान जारी करके इस पद का सर्जन करता है। तो अकबर जो बैरम खां था उसको, उससे इस अन्य अधिकारों को क्या कर लेता है, छीन लेता है, और इसके से वित्त के अधिकार छीन कर इस दीवाने कुल को क्या दे देता है, इस वित्तीय अधिकार सौंप देता है। यानी उसके बाद से अकबर जो बैरम खां था उसको 2 चीज़ें बोलता है उसको, या तो यहाँ रहने के लिए बोलता है, या इसके अलावा ये उसे बोलता है कि आप हज की यात्रा चले जाएं। तो फिर बैरम खां चूज करता है कि वो हज की यात्रा जाना चाहता है। तो वो जाना आधे रास्ते में फिर जब जा रहा होता है तो हज की यात्रा, तो वहाँ पे उसको कोई एक व्यक्ति जो होता है वो उसकी हत्या कर देता है बैरम खां की। तो बैरम खां का जो टाइम पीरियड वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे अभी इस की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे केवल इस वकील या जो हमारा वजीर है उस पद की बात कर रहे हैं। तो जब 64-65 में ये दीवाने कुल नाम का एक वित्त अधिकारी का सर्जन यहाँ पे अकबर करता है, तो इस जो वजीर थे इससे वित्तीय अधिकार क्या कर देता है, इस दीवाने कुल को सौंप देता है। अब इस दीवाने वकील से जो वित्तीय अधिकार छीनकर दीवाने कुल को सौंप दिया अकबर ने, इसके बावजूद क्या होता है, वकील का पद या स्थान में सर्वोच्च था। यानी जो इसके बाद भी क्या होता है, मुगल काल में हम इस पद को क्या देखते हैं, सर्वोच्च स्थान पर देखते हैं। इन वित्तीय अधिकार को छीनने के बाद भी हम क्या देखते हैं, इस जो वकील या वजीर था ये फिर भी मुगल काल में क्या था, सर्वोच्च स्थान पर इस पद को माना जाता है। तो ये हमारा क्या था, ये जो वकील या वजीर था इस पद के, हमने देखा कि कैसे विकास हुआ, और कैसे ये आगे विकास करते हुए कौन कौन से समय समय में इसके लिए कैसे अधिकारों का इससे छीने गए, या इस पे अधिकारों की अधिकता हो गई। तो इस चीज़ को हमने देखा, और इससे कई प्रश्न भी बन जाते हैं उसमें परीक्षा में। तो जैसे कि इसमें प्रश्नों को लेके अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हमने केवल यहाँ पे इसको समझा, और आगे हम इसके अलावा जैसे कि इसमें अन्य भी हमने पदों के नाम पढ़े थे पहले। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर हम पहले हमने देखा था यहाँ पे ये दीवाने कुल को पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम। इसके अलावा फिर हम मीर बख्शी को पढ़ेंगे, फिर मीर समा को पढ़ेंगे, सदरुल सुतूर को पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, या ये दीवाने कुल को ही हम पढ़ लेंगे। लास्ट में हम इन सभी पदों से जो बनने वाले प्रश्न होते हैं उसको देखेंगे। तो आज के लिए ही हम यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी हो रही है। तो इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है
तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं एक प्रश्न आपसे इसमें पूछ लेता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि वजीर पद पर सर्वाधिक अधिकार किसे मिले, या किसने प्राप्त किए, इसको आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपके मन में हो इससे संबंधित आप ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।